हेलो बच्चों, आई होप कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पे अपने फैमिलीज के साथ सेफ होंगे। बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने चार्जिंग मेथड्स के बारे में बात करा था। शायद आप लोग अगर वीडियो को आपने देखा होगा तो चार्जिंग मेथड्स के बारे में बात करा था हमने। और जिन लोगों ने पिछला लेक्चर्स नहीं देखा है, मतलब थर्ड लेक्चर मेरा नहीं देखा इलेक्ट्रोस्टैट्स का, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लेक्चर पहले आप एक बारी उससे गो थ्रू हो जाओ एंड देन आफ्टर इस लेक्चर को आप वॉच करना। तो बच्चा, पिछले लेक्चर में मैंने मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में डिस्कस करा था बच्चों, जिसमें हमने बेसिकली जो कंडक्शन मेथड था, चार्जिंग बाय कंडक्शंस, उस पर हमने ज़्यादा काम करा था और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और कुछ टास्क भी दिया था आप लोगों को। होप करता हूँ कि आपने टास्क जो है बनाया होगा। तो जो वीडियो का जो मैक्सिमम लिमिट था वो रीच हो गया था, जिसके वजह से जो है इंडक्शन मेथड्स पे हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर पाए थे। तो आज हम लोग मेथड ऑफ इंडक्शन पे बात करेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन पे बात करेंगे। और चूंकि मैंने बताया था इससे पहले लेक्चर में मेथड ऑफ चार्जिंग के लिए कि सबसे लाइट वाला जो हिस्सा है, सबसे लाइट जो पार्ट है वो है आपका चार्जिंग बाय रबिंग। तो वो भी आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे बच्चों। चलिए ठीक है बच्चों। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा है बोर्ड्स पे, हेडिंग दिख रहा होगा आपको, चार्जिंग बाय इंडक्शन। जैसा कि मैंने हेडिंग दे रखा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो बच्चा, इसका कुछ हिस्सा मैं फिर से रिपीट कर दूं कि पिछले लेक्चर में मैंने कवर करा था, बट मैं चाह रहा हूं कि आप लोग जो है एक बार फिर से इसको देख लो। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो बच्चे देखेंगे आप लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन में बेसिकली है क्या, समझेंगे इस चीज को कि ऐसा है बच्चा कि हमारे पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है। हमारे पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है। न्यूट्रल कंडक्टर कहने का मतलब यह हुआ कि इस कंडक्टर के पास कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं है, माने जिस अमाउंट का नेगेटिव चार्ज इस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट है उसी अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज भी उस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट है। मींस नेट चार्ज इस कंडक्टर के ऊपर जीरो है, कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं है। ये एक न्यूट्रल कंडक्टर है। ध्यान देना बच्चा, मैंने कहा कि अगर इस न्यूट्रल कंडक्टर के सामने मैंने अगर एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को रख दिया, अगर इस न्यूट्रल कंडक्टर के सामने मैंने एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को रख दिया जिसके ऊपर चार्ज है Q, अगर चार्ज Q वो भी नेगेटिव फॉर्म में चार्ज है आपका, से माइनस Q कर लो बेटर होगा, तो चार्ज है आपका माइनस Q। मैंने कहा कि अगर इस चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को हम इस न्यूट्रल कंडक्टर के सामने रखते हैं तो जरा देखना बच्चा क्या होगा। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने कंडक्टर्स के बारे में बताया था, कंडक्टर्स के बेसिक प्रॉपर्टीज एक दो मैंने बताए थे आप लोगों को कि कंडक्टर्स वैसे मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से चार्जेस को अलाउ करते हैं मूव करने के लिए इजीली। तो बच्चा है क्या कि बच्चा जैसे ही इस चार्ज ऑब्जेक्ट को हम इस न्यूट्रल कंडक्टर के सामने रखेंगे, होगा ये कि ये निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, होगा ये कि इस कंडक्टर के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इस नेगेटिव चार्ज के साथ रिपल्सन होगा। माने ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है वो इसके अंदर के नेगेटिव चार्ज दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और उस रिपल्सन के वजह से आप कह सकते हो कि जो चार्जेस हैं वो मूव करके कंडक्टर के सरफेस के फार्देस्ट एंड पे, माने यहां इस वाले हिस्से पे पहुंच जाएगा। बिकॉज सीधा सा बात है बच्चा, ये नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है और जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है नेगेटिव चार्ज के रूप में, मैंने कहा उनका इस चार्ज के साथ रिपल्सन होगा। क्योंकि दोनों सेम पोलैरिटीज के हैं तो उस रिपल्सन के वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है कहीं यहां चला आएगा, कुछ ऐसा। अब जब इस हिस्से में नेगेटिव चार्ज चला आया तो डेफिनेटली कंडक्टर का ये वाला जो हिस्सा है बच्चा, ये वाला इलेक्ट्रॉन डी इफिशिएंट हो गया। ये वाला हिस्सा जो है इलेक्ट्रॉन डी इफिशिएंट हो गया। इलेक्ट्रॉन डी इफिशिएंट होने का मतलब कि ये जो हिस्सा है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। मींस ये हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज्ड और ये हिस्सा नेगेटिवली चार्ज्ड। बट फिर से मैं रिपीट कर दूं कि जितना अमाउंट का नेगेटिव चार्ज इस हिस्से पे आया है उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज इस हिस्से पे आया है। मींस अभी भी ये कंडक्टर न्यूट्रल है। ओवरऑल इस कंडक्टर के ऊपर नेट चार्ज जो है वो आपका जीरो है। ये जो प्रोसेस आपने देखा चार्जेस का कंडक्टर के सरफेस के ऊपर आना, इस मैकेनिज्म को, इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। इस प्रोसेस को ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। जैसा कि मैंने लिख रखा है यहां पे, द इंस्टेंटेनियस रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस, the instantaneous rearrangement of charges on the surface of a conductor।
द इंस्टेंटेनियस रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जैसा कि बोर्ड पे लिख रहा है, मैंने लिखा हुआ है, मैंने इसको आप लोग नोट भी कर लेना कि किसी भी एक्सटर्नल चार्ज के प्रेजेंस में, किसी भी एक्सटर्नल चार्ज के प्रेजेंस में कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये ज्यादा प्रॉपर वर्ड है कि जो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस रीडिस्ट्रीब्यूशन को ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। बट ध्यान रखना, रीडिस्ट्रीब्यूशन होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कंडक्टर के ऊपर नेट चार्ज चला आया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइक चार्जेस ने अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट भले ही कर लिया है, बट ओवरऑल अभी भी कंडक्टर के ऊपर नेट चार्ज जीरो है। मींस कंडक्टर के पास कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं है, कोई भी नेट चार्ज नहीं है। बट इसी प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। आप लोग फटाफट इसको नोट कर लो, जल्दी से आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी देखेंगे बच्चे, अब सवाल यह है कि सर अगर इसके ऊपर चार्ज नहीं आया तो फिर इस प्रोसेस का तो कोई मतलब बनता नहीं है, बिकॉज जो हेडिंग हमने डाला है वो डाला है चार्जिंग बाय इंडक्शन। और जब चार्जिंग बाय इंडक्शन का बात करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग कहीं ना कहीं एक्सेस चार्ज के बारे में ही सोचते हैं अगर चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं। तो मैंने कहा कि चूंकि अभी इस कंडक्टर के ऊपर कोई एक्सेस चार्ज नहीं आया, तो मींस इस मेथड का तो कोई मतलब अभी तक तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। बस इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं, दैट्स इट। अब सुनना बच्चा, मैंने कहा कि बच्चों अगर मैं यहां पे बात करूं तो एक चीज आप लोग एकदम ध्यान दोगे बच्चों कि ये तो एक हिस्सा हुआ अभी, लाइक ये जो मैकेनिज्म है यहां पे खत्म नहीं होता है। इसके बाद क्या होना है वो देखेंगे बच्चे आप लोग। मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि ये जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है ना, जिसपे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है पहले से -q के रूप में, और इस चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के सामने मैंने लाइक स्फेरिकल कंडक्टर ही मान लो रखा है, और जिसके वजह से नेगेटिव चार्ज रिपेल होकर के इस वाले एंड पे यहां से दूर पहुंचा, और जो पॉजिटिव चार्ज थे वो कहीं यहां आए। मैंने कहा कि जितना अमाउंट का नेगेटिव चार्ज -q' रिपल्सन के वजह से दूर भागा है, उतना ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन की वजह से इसके नजदीक आया है। मैंने कहा कि अभी भी जब नेट चार्ज बोलेंगे तो नेट चार्ज जो है वो आपका जीरो है, माने कंडक्टर के ऊपर अभी भी कोई नेट चार्ज नहीं आया है। अब सवाल ये है कि सर कंडक्टर के ऊपर नेट चार्ज आएगा कैसे? तो बच्चा थोड़ा सा कहानी में यहां पर ट्विस्ट है। मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि इस चार्ज ऑब्जेक्ट को हम इसके सामने ही रखते हैं, बट ये जो आप देख रहे हो ना बच्चे, ये जो नेगेटिव चार्ज अगर आप देखो तो सीधा सा बात है, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज का और इस नेगेटिव चार्ज का चूंकि दोनों का पोलैरिटी सेम है, जिसकी वजह से रिपल्सन हुआ भी है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां पे स्टेबल पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। मींस अगर इसको अलाउ किया जाए तो डेफिनेटली यहां से ये दूर भागेगा स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। तो मैंने कहा कि हम लोग करते ये हैं कि इस हिस्से को हम अर्थड कर देते हैं, दिस इस हिस्से को हम अर्थड कर देते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थिंग। अब सुनना बच्चा, मैंने कहा कि अब आप सवाल खुद ही आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर लाइक आपने इस कंडक्टर को अर्थड क्यों किया, लाइक आपने इस कंडक्टर को क्यों अर्थ किया? तो मैंने कहा कि अर्थिंग के पीछे रीजन क्या है ये सुनना बच्चा। जैसा कि ये चार्ज दिख रहा है आपको नेगेटिव फॉर्म में, मैंने कहा कि ये यहां पर स्टेबल पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। अगर इसको अलाउ किया जाए तो डेफिनेटली यहां से स्किप कर जाएगा अपने आप को लाइक स्टेबलाइज करने के लिए। मैंने कहा कि जैसे ही हम इसको अर्थड करते हैं तो अर्थ जो है वो एक वास्ट रिजर्वियर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। माने कि अगर आप कुछ अमाउंट का इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आप सोच लो ना कि जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी कंडक्टर्स हम लोग जानते हैं, उन सारे का जो
लाइक जो ओरिजिन है वो कहां से मिलते हैं, तो डेफिनेटली वो अर्थ से ही निकलते हैं। तो जो भी कंडक्टर्स या जो भी मेटल्स हम लोग जानते हैं या देखते हैं वो सारे के सारे जो है वो आपका ओरिजिन जो उनका है वो अर्थ ही है, हमको वहीं से मिलता है। तो मैंने कहा कि बच्चा अर्थ जो है एक वास्ट रिजर्वियर है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, माने कुछ अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप अर्थ को दे दो या कुछ अमाउंट का फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप अर्थ से ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने कहा कि वास्ट रिजर्वियर होने के वजह से अर्थ को हम लोग रेफरेंस पोटेंशियल भी बोलते हैं और अर्थ के पोटेंशियल को हम जीरो अज्यूम करते हैं। माने अगर बात करें पोटेंशियल तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम बात कर रहे हैं, जो पिछले क्लास में मैंने डिस्कस करा था आपसे कि अर्थ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज व्हाट वी कॉल 0 वोल्ट। अब आप देख सकते हो बच्चा ये पोटेंशियल 0 वोल्ट का, बट ओवरऑल अगर हम इस स्फेरिकल कंडक्टर के पोटेंशियल के बारे में बात करें तो ओवरऑल इस इलेक्ट्रिक इस कंडक्टर का, स्फेरिकल कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा। तो मैंने कहा कि यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल और यहां पे जीरो पोटेंशियल, तो चूंकि दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैंने पिछले क्लास में भी या पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज का फ्लो होता है। तो चूंकि अर्थ और इस कंडक्टर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज जो है वो फ्लो करेगा और यहां पे इलेक्ट्रॉन के रूप में चार्ज जो है वो इस सरफेस से स्टार्ट करेगा फ्लो करना और पहुंचेगा ग्राउंड के थ्रू अर्थ में। दिस अर्थ में ये एंटर कर जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, मींस जितना अमाउंट का नेगेटिव चार्ज यहां पे दिख रहा था इस हिस्से पे, ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन्स है यहां का वो अर्थ के थ्रू जो है या इस वायर के थ्रू अर्थ में एंटर कर जाएगा। मींस कहने का मतलब ये कि अब अगर हम बात करें ये हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जिस पे चार्ज था हमारा -q, और मैंने कहा कि ये हमारा स्फेरिकल कंडक्टर जिसमें ये हिस्सा जो था ये आपका पॉजिटिवली चार्ज था +q' के रूप में, और ये हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा न्यूट्रलाइज हो चुका है बिकॉज इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा अर्थ में एंटर कर चुका है। स्टिल ये आपका इससे कनेक्टेड है कुछ इस तरह से। मींस अब ये कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हो गया बच्चा। अगर मैं बात करूं फाइनल कॉन्फ़िगरेशन का, अगेन दिस इज नॉट द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं बात करूं फाइनल कॉन्फ़िगरेशन का तो बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है इंडक्शन मेथड से बॉडी को एक्सेस चार्ज देना, बॉडी को नेट चार्ज देना। मैंने कहा कि अब इसके बाद जो फाइनल स्टेप हम लेने जा रहे हैं बच्चों, वो फाइनल स्टेप क्या है ये सुनना। इसको मैं मिटा देता हूं, फटाफट आप लोग नोट कर लोगे। देखेंगे फाइनल स्टेप क्या है बच्चा। फाइनल स्टेप ये है कि ये जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, ध्यान रहे ये जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर चार्ज था -q और जिसके वजह से इस कंडक्टर में चार्ज जो है q' के रूप में यहां डेवलप हुआ है, जिसको हम लोग इंड्यूस चार्ज भी कहेंगे, बताएंगे किसको क्या बोलते हैं। और मैंने कहा कि ये कॉन्फ़िगरेशन यहां तक पहुंचा, इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं ये सुनना। मैंने कहा कि अब करते ये हैं, अगर हम चाहें तो बहुत आराम से इस नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को इस कंडक्टर से दूर हटा दें, माने इस नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को इस कंडक्टर से हम दूर हटा दें और इस अर्थिंग को यहां से मैं ब्रेक करने वाला हूं। जैसे ही हम इस अर्थिंग को ब्रेक करेंगे और इस चार्ज ऑब्जेक्ट को यहां से दूर लेके जाएंगे, डेफिनेटली होने वाला क्या है ये सुनना। मैंने कहा कि बच्चा ये जो q' आपको दिख रहा है ना, ये जो q' जो दिख रहा है बच्चा, एक्चुअली में अब ये एक्सेस चार्ज है, अब ये एक्सेस चार्ज है बिकॉज जब तक इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट था नेट चार्ज तो 0 था, बट अब इस स्फेरिकल कंडक्टर के इस हिस्से पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है, जो कि एक्सेस चार्ज के रूप में प्रेजेंट है बच्चा। तो जैसे हम अर्थिंग को ब्रेक करेंगे और इस चार्ज ऑब्जेक्ट को हटाएंगे, ये जो एक्सेस चार्ज है कंडक्टर का प्रॉपर्टी जो मैंने बताया भी आपको कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर जो एक्सेस चार्ज होता है वो हमेशा सरफेस के ऊपर होता है। अब यहां के बाद ये जो चार्ज है कभी भी कंडक्टर के अंदर नहीं जाएगा, ये चार्ज जो है वो कंडक्टर के सरफेस पे चला आएगा कुछ इस तरह से दिस, और इस चार्ज को ही हम लोग बोलेंगे आपका q'।
ये जो चार्ज आपको दिख रहा है, इस चार्ज को हम लोग बोलेंगे Q डैश। तो आप देख सकते हैं बच्चा कि किस तरह से मैंने प्रोसेस अडॉप्ट करके लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में मैंने बताया और किस तरह से इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू मैंने कंडक्टर को नेट चार्ज दिया है और कंडक्टर के ऊपर नेट चार्ज आ गया है आपका Q डैश। नाउ दिस कंडक्टर हैज अ नेट चार्ज Q डैश। अब सुनना बच्चा, कुछ एक टर्म्स हैं जो कि हम लोग समझेंगे यहां पे। जैसे जो चार्ज ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है इस कंडक्टर को लाइक कंडक्शन इस कंडक्टर में लाइक इंडक्शन प्रोसेस होने के लिए जिस चार्ज ऑब्जेक्ट का इन्वॉल्वमेंट है और उस चार्ज ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है दैट इज माइनस क्यू। तो ध्यान रहे बच्चे, ये जो माइनस क्यू दिख रहा है ना, इस माइनस क्यू को हम लोग बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। इस माइनस क्यू को हम लोग पढ़ते हैं लाइक इंड्यूसिंग चार्ज। और ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये इंड्यूसिंग चार्ज है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं इंड्यूसिंग ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना बच्चा। अब अगर मैं बात करूं, ये जो Q डैश फाइनली जो चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ एक्सेस चार्ज के रूप में Q डैश, ये जो Q डैश है बच्चा जो कि पॉजिटिव फॉर्म में है, इस Q डैश को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। ध्यान रहे, इंड्यूस्ड चार्ज माइनस Q इंड्यूसिंग चार्ज है और Q डैश जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में, Q डैश जो है बच्चा ये आपका कहलाएगा इंड्यूस्ड चार्ज। ये दोनों वर्ड्स एकदम दिमाग में रखना, माइनस Q यहां पे इंड्यूसिंग चार्ज है और Q डैश जो है बेटा वो आपका इंड्यूस्ड चार्ज है। अब सुनना, लाइक इसमें दो चीजें हैं, अभी तुरंत आपको समझ में आएगा। दो चीजें हैं यहां बच्चे। पहला जो चीज है वो ये है कि जो इंड्यूसिंग चार्ज है और जो इंड्यूस चार्ज है वो दोनों ऑपोजिट नेचर का है। आप देख सकते हो जो इंड्यूसिंग चार्ज है और जो इंड्यूस चार्ज है वो दोनों ऑपोजिट नेचर का है। ऑपोजिट नेचर मतलब दिख रहा होगा आप लोगों को कि इसके ऊपर चार्ज था माइनस क्यू, इंड्यूसिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इंड्यूसिंग चार्ज था वो माइनस क्यू था और कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है वो प्लस क्यू डैश है। तो ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए ही ऐसा हुआ है। हर एक केस में लाइक जो इंड्यूस चार्ज होता है और जो इंड्यूसिंग चार्ज होता है उसका नेचर ऑपोजिट ही होता है। तो ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि इंड्यूस चार्ज और इंड्यूसिंग चार्ज का जो नेचर होता है, जो पोलैरिटी होता है वो ऑलवेज एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, कंडक्शन मेथड में क्या होता था। कंडक्शन मेथड्स में जब हम किसी दो कंडक्टर को आपस में टच कराते थे या फिर दो कंडक्टर को लाइक ए कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ते थे, तो इन दैट केस ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम चार्ज का ट्रांसफर हुआ करता था। मान इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज जो है वो डिफरेंट हुआ करते थे। लेकिन यहां पे आप देख सकते हो बच्चा कि जिस ऑब्जेक्ट का इन्वॉल्वमेंट कंडक्टर को चार्ज करने में है उस ऑब्जेक्ट के चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। माने इनिशियली भी इसके पास उतना ही चार्ज था और फाइनली भी उसके पास उतना ही चार्ज है। माने इंड्यूसिंग ऑब्जेक्ट के चार्ज पे दैट इज इंड्यूसिंग चार्ज के ऊपर कभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। ध्यान रखना बच्चा कि इंडक्शन मेथड में जो इंड्यूसिंग चार्ज होता है उस इंड्यूसिंग चार्ज पे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बात करें तो इस इंड्यूसिंग चार्ज के वजह से चार्ज इंड्यूस्ड होता है और जिस इंड्यूस्ड चार्ज को बेटा हम लोग लाइक यहां पे Q डैश बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि ध्यान रहे कि इंड्यूसिंग चार्ज पे व्हाइल चार्जिंग थ्रू इंडक्शन प्रोसेस किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तीसरा नंबर पॉइंट, अब आप कहोगे कि सर क्या ये पॉसिबल है। आप कहोगे, आपका सवाल ये होना चाहिए, ये सवाल आप पूछ सकते हो कि सर क्या ये पॉसिबल है कि ये जो इंड्यूसिंग चार्ज है और ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है इन दोनों का जो अमाउंट है, जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि पोलैरिटी तो हमेशा ही अलग होगा, तो क्या इन दोनों का वैल्यूज आपस में मैग्नीट्यूड वाइज क्या बराबर हो सकता है सर। क्योंकि यहां तो आपने सर दिखाया माइनस क्यू और यहां पे जो चार्ज आया वो Q डैश आया, तो क्या आपके अकॉर्डिंग ये दोनों चार्जेस अलग अलग हैं या सेम है। ये पहला सवाल मतलब आपके दिमाग में चलना चाहिए कि सर क्या ये जो
इंड्यूसिंग चार्ज है और ये जो सर इंड्यूस चार्ज है सर, नेचर भले ही अपोजिट है, क्या मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है या अनइक्वल है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि सर क्या ये और ये आपस में इक्वल होगा मैग्नीट्यूड वाइज या अनइक्वल होगा? तो ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं और यहां पे कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं बच्चा, आपको ध्यान रहे। बेटा 2 पॉइंट्स आप लोग लिख भी लेना, जैसा कि मैंने बताया है कि द नेचर ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज एंड द इंड्यूस्ड चार्जेस आर ऑलवेज अपोजिट। ध्यान रखना, द नेचर ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज एंड द इंड्यूस्ड चार्ज आर ऑलवेज अपोजिट, ध्यान रहे। और दूसरा कि इंड्यूसिंग चार्ज पे किसी तरह का while charging a body, while charging a conductor through induction process, like the inducing charge remains unchanged, इंड्यूसिंग चार्ज के ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब सुनना बच्चा, मैंने कहा कि सवाल यहां पे यह है कि सर क्या इंड्यूसिंग चार्ज और इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होगा या इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है? तो बच्चा मैं यहां पे बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरूर मतलब ये चीज आपको आगे जाकर के बेटर समझ में आएगा, बट एग्जांपल के थ्रू मैं बता दे रहा हूं कि ये लॉजिक है क्या, समझना बच्चा ध्यान से। ऐसा है कि हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसके ऊपर मान लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है -q। एकदम ध्यान देना बच्चा, ऑब्वियस है इस -q को हम लोग इंड्यूसिंग चार्ज कहेंगे और इस स्फेरिकल कंडक्टर को मैंने एक कंडक्टिंग सेल जो कि न्यूट्रल है, एक न्यूट्रल कंडक्टिंग सेल, न्यूट्रल कंडक्टिंग सेल से मैंने इसको इनक्लोज कर दिया। बेटा ध्यान रहे कि हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है -q, और इस स्फेरिकल कंडक्टर को मैंने एक न्यूट्रल कंडक्टिंग सेल से इनक्लोज कर दिया। ध्यान रहे, मैंने कहा कि डेफिनेटली ये होने वाला है कि ये जो आपका लाइक दिख रहा है ये नेगेटिव चार्ज, ये इस सेल के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको लाइक खींचेगा, मींस इस वाले हिस्से पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस वाले हिस्से पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ध्यान रहे बच्चा कि यहां पे मान लो चार्ज आया +q' और यहां पे चार्ज मान लो आ गया -q', बिकॉज इस ऑब्वियस सी बात है, सेल का मतलब कुछ ना कुछ तो मटेरियल, कुछ ना कुछ तो थिकनेस जरूर होगा। तो लाइक उस थिकनेस में लाइक उस मटेरियल के अंदर जो भी लाइक चार्ज प्रेजेंट है, नॉट नेट चार्ज, जो भी चार्ज प्रेजेंट है जिससे मटेरियल बना है, उसका नेगेटिव वाला हिस्सा रिपल्सन की वजह से आउटर मोस्ट सरफेस पे चला आएगा और जो पॉजिटिव वाला हिस्सा होगा वो कहीं इनर सरफेस पे आएगा +q' के रूप में। अब सवाल ये है कि सर इसके बाद क्या करेंगे? तो मैंने कहा कि बच्चा इसके बाद होगा ये कि अगर हम इसके आउटर सरफेस को कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दें अर्थिंग के थ्रू 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, मैंने कहा कि जैसे ही कनेक्ट करेंगे बेटा, ड्यू टू द डिफरेंट इन पोटेंशियल, लाइक यहां पे आप देख सकते हो कि सेल का जो पोटेंशियल है और अर्थ का जो पोटेंशियल है ये अलग अलग है। तो ड्यू टू द डिफरेंस इन पोटेंशियल्स, लाइक अर्थ के पास 0 वोल्ट का पोटेंशियल है और अगर बात करें सेल का तो सेल के पास नेगेटिव पोटेंशियल है। पोटेंशियल डिफरेंस के होने की वजह से होगा ये कि सेल के आउटर पोर्शन से जो इलेक्ट्रॉन जो सेल के आउटर पोर्शन पे प्रेजेंट हो गए, ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू अर्थ में एंटर कर जाएगा। मींस ये पूरा का पूरा जो हिस्सा होगा ये आपका नलिफाई हो जाएगा और चार्ज के रूप में आ जाएंगे q'। बेटा ये वो केस है क्योंकि इसका अब इसके आगे हम इसमें ज्यादा कुछ बता नहीं पाएंगे बिकॉज ये गॉस लॉ से कनेक्टेड हो जाएगा बेटा। तो मैंने कहा ये इकलौता ऐसा केस है यहां पे इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो इंड्यूस चार्ज है q'
और जो लाइक इंड्यूसिंग चार्ज है माइनस क्यू, ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा। माने अगर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन का बात करें, अगर इस अर्थिंग को ब्रेक कर दिया जाए तो जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपका कुछ ऐसा होगा। लाइक अगर इस पे नेगेटिव चार्ज था दिस माइनस क्यू, तो मैंने कहा कि इस कंडक्टर के ऊपर भी जो चार्ज डेवलप होगा ये आपका एक्सेस चार्ज के रूप में प्लस क्यू होगा बच्चा। तो ध्यान रहे बच्चे, मैंने कहा अब ये एग्जैक्टली कैसे इसके बराबर आया ये मैं बेसिकली गॉस लॉ में जाकर के आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। बट ये वो केस है जिसमें आप देख सकते हो कि जो इंड्यूस्ड चार्ज है और जो इंड्यूसिंग चार्ज है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका इक्वल आया। बट ध्यान रहे हर एक केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इंड्यूस्ड चार्ज और इंड्यूसिंग चार्ज आपस में मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इस एग्जांपल में अगर बात करें तो इंड्यूस्ड चार्ज और इंड्यूसिंग चार्ज दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका सेम होगा। बट अगर बात करूं पोलैरिटी का, तो पोलैरिटी वाइज दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। कहीं नोट कर लो फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट, बेटा अब इसी में क्या है कि अगर हम दूसरा कोई एग्जांपल लें, मान लो कोई स्फेरिकल कंडक्टर है और इस स्फेरिकल कंडक्टर के ठीक सामने कहीं यहां पे हम एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू लेते हैं, पॉइंट चार्ज मैंने लिया। हमारे पास एक न्यूट्रल स्फेरिकल कंडक्टर है, लाइक कुछ ऐसा, दिस न्यूट्रल है स्फेरिकल कंडक्टर। हमारे पास एक न्यूट्रल स्फेरिकल कंडक्टर है बच्चा, और इस न्यूट्रल स्फेरिकल कंडक्टर के ठीक सामने मैंने एक पॉइंट चार्ज रखा है जो कि मान लेते हैं इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे। एक न्यूट्रल स्फेरिकल कंडक्टर मैंने लिया है बच्चों, और उस न्यूट्रल स्फेरिकल कंडक्टर के ठीक सामने लाइक मैंने एक पॉइंट चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज को प्लेस करा है जो कि लाइक कंडक्टर के सेंटर से आर डिस्टेंस पे है। तो अगर ये कंडक्टर के सेंटर से आर डिस्टेंस पे हम चार्ज को रखते हैं तो डेफिनेटली बेटा ये जो नेगेटिव चार्ज होगा क्या करेगा, आपको दिख रहा होगा, लाइक इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करा करके पहुंचाएगा कहीं यहां, जबकि पॉजिटिव चार्ज जो है उसको खींच के लाएगा कहीं यहां। मैंने कहा कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मैंने कहा कि यहां पे चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू डैश जो कि इंड्यूस चार्ज है, यहां पे चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू डैश। अब सवाल यह है कि सर क्या यहां पे भी अर्थिंग के बाद जब हम लोग इसको अर्थ करेंगे फाइनली जब इस वाले हिस्से को मैं अर्थ करूंगा तो अर्थिंग के बाद का सिचुएशन देख सकते हैं बच्चों। ये आपका माइनस क्यू है, ये हमारा कंडक्टिंग लाइक एक स्फेरिकल कंडक्टर जिसके इस हिस्से को मैंने अर्थ करा। जैसे ही अर्थ करेंगे पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वायर के थ्रू पहुंच जाएगा अर्थ में। अर्थ के पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है बिकॉज वास्ट रिजर्वियर है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरह से रह गया। अब जैसे ही हम अर्थिंग यहां ब्रेक करेंगे ये पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्सेस चार्ज के रूप में पूरे कंडक्टर के सरफेस पे अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, मींस ये आपका माइनस क्यू। और अगर हम बात करें जैसे ही लाइक अर्थिंग को मैंने ब्रेक करा और मैंने कहा कि बच्चा अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पे चार्ज जो है वो इंड्यूस्ड हो जाएगा किस रूप में, तो चार्ज इंड्यूस्ड होगा क्यू डैश के रूप में। अब सुनना बच्चा, अब सवाल ये है कि सर यहां पे जो क्यू डैश डेवलप होगा, यहां पे जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा, दिख रहा है कि दोनों का नेचर अपोजिट है, क्या सर मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम होगा? सवाल यही है बेटा कि क्या मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम होगा? बिल्कुल नहीं। यहां पे अगर मैं बात करूं, लेकिन हाँ फिर से इसका जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है बच्चा ये हम लोग आगे ही जान पाएंगे। अगर मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड वाइज Q का जो वैल्यू होगा वो नॉट इक्वल होगा Q डैश के। माने यहां पे जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा
और जो इंड्यूसिंग चार्ज होगा, सॉरी, जो इंड्यूसिंग चार्ज होगा और जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल नहीं हो सकता है। यहां पे अगर बात करें पोलैरिटी का, तो दोनों का जो पोलैरिटी है वो तो ऑपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड वाइज इस केस में दोनों इक्वल नहीं होगा। जब किसके पहले वाले एग्जांपल में आप देख सकते थे कि इंड्यूसिंग चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज का जो मैग्नीट्यूड था वो दोनों इक्वल था। तो ये बात अपने दिमाग में आप रख लीजिए बच्चों कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हम इंडक्शन प्रोसेस से किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंड्यूसिंग चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो हर एक केस में इक्वल होगा। बट हां, एक चीज बिल्कुल होगा कि दोनों का जो नेचर है, इंड्यूसिंग चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज का जो नेचर है वो ऑलवेज एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। तो ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बच्चों, बच्चा अभी जो मैं एक बात बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये चीज तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया, अभी यहां पे एक बहुत ही जबरदस्त चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। लाइक इंड्यूस्ड चार्ज और इंड्यूसिंग चार्ज के बीच में मैं एक रिलेशन आपको बताने जा रहा हूं। इंड्यूस्ड चार्ज और इंड्यूसिंग चार्ज के बीच में मैं आपको एक रिजल्ट, एक रिलेशन बताने जा रहा हूं। रिलेशन क्या है, ध्यान देना बच्चा। हालांकि ये हम कंडक्टिंग बॉडीज के लिए ये डिस्कस कर रहे हैं, ये जो डिस्कशन हमारा है इंडक्शन का, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो हमने वर्ड यूज करा, या जो इंडक्शन प्रोसेस से मैंने जिस बॉडी को चार्ज करा है बेटा, वो एक कंडक्टर है। तो मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि कंडक्टर को ही हम लोग सिर्फ इंडक्शन प्रोसेस से जो है वो चार्ज कर सकते हैं। लाइक अभी हम देखना इंसुलेटर को भी, लाइक अभी जा करके इंडक्शन प्रोसेस हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं इंसुलेटर के ऊपर या किसी नॉन कंडक्टर के ऊपर भी। तो बस एक चीज अभी आपको मैं बता देता हूं, फिर डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि किसी भी बॉडी के ऊपर, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो इंसुलेटर हो, चाहे वो नॉन कंडक्टर हो, चाहे डाइलेक्ट्रिक्स हो, मैंने कहा किसी भी कंडक्टर के ऊपर या किसी भी इंसुलेटर के ऊपर जो मैक्सिमम चार्ज इंड्यूस्ड होगा, क्यू इंड्यूस्ड, जो मैक्सिमम चार्ज इंड्यूस्ड होगा उसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा उसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो होगा दिस, माइनस साइन के साथ क्यू इंड्यूसिंग, माइनस साइन के साथ क्यू इंड्यूसिंग मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 अपॉन के। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो नॉन कंडक्टर हो, मैंने कहा कि उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा बच्चों वो हो सकता है माइनस साइन के साथ Q इंड्यूसिंग मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 अपॉन के। अब आप कहोगे सर आप ये रिजल्ट कहां से लिख दिए, ये रिजल्ट कहां से आया, क्या है? तो बच्चा ये रिजल्ट मैं आगे जाकर के एक चैप्टर है जिसका नाम है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर्स में इस रिजल्ट को मैं प्रूफ करूंगा कि रिजल्ट कहां से आया है बच्चा। बट फिलहाल के लिए आप ये बात दिमाग में डाल लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा उस इंड्यूस्ड चार्ज का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो बराबर होगा माइनस क्यू इंड्यूसिंग मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 अपॉन के। जहां पे क्यू इंड्यूस्ड तो समझ में आ रहा है क्या होता है, क्यू इंड्यूसिंग समझ में आ रहा होगा, जो इंड्यूसिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है, नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि दोनों का नेचर ऑपोजिट है। अब आप कहोगे सर ये के क्या है, तो ये के बस अगले लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ाएंगे
वहां पे भी देखना कि कितनी चीजें जो है आपके सामने आएंगी। इस के को, ये जो के दिख रहा है बच्चा, इस के को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या और इसका एक और भी नाम है बच्चा स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, कैपेसिटी। मैंने कहा कि बच्चा इस के को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, या इसका एक और भी नाम है, कॉमन नाम जो आप लोग शायद जानते भी होंगे, लाइक इस के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जो कि हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, कुलम्स लॉ में इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैं दूंगा इन चीजों के बारे में कि ये है क्या, जस्ट अभी हम बताने ही जा रहे हैं। बस ये दिमाग में आप ये डाल लो कि किसी भी चार्ज, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इंड्यूस चार्ज होगा उसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो होगा माइनस साइन के साथ क्यू इंड्यूसिंग मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 अपॉन के, जहां पे के को मैंने पढ़ा है लाइक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इस के को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। फटाफट इसको नोट कर लो बच्चा, फटाफट आप लोग इसको नोट कर लेंगे। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्ड यूज हो ही गया है, डाई इलेक्ट्रिक, तो लगे हाथ पढ़ लेते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है, और उसके बाद के बारे में जान लेंगे हम लोग, और फिर ये रिजल्ट भी आपको समझ में आने लगेगा कि ये रिजल्ट क्या कहता है। चलिए देखोगे बच्चों, आप लोग ध्यान देना इधर। अभी यहां पे एक वर्ड मैंने यूज कर दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, माने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तभी समझ में आएगा जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक के बारे में जानेंगे कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले लोग डाइलेक्ट्रिक के बारे में जानते हैं। तो नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर, इंसुलेटर या फिर डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक। ध्यान रहे बच्चे, ये तीनों सेम चीज है। ये तीनों में से कोई भी वर्ड अगर आपके सामने आ जाए तो समझ लेना कि ये सेम चीज का हम बात कर रहे हैं। दस या तो नॉन कंडक्टर्स बोलेंगे, या तो इंसुलेटर्स बोलेंगे, और या तो डाई इलेक्ट्रिक्स बोलेंगे, या बहुत ज्यादा तो नॉन मेटल्स भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रहे बच्चा, मैंने कहा कि नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर या फिर डाई इलेक्ट्रिक, ये तीनों चीज सेम है। अब सवाल ये है कि सर ये होता क्या है, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं? तो जरा याद करना बच्चा, कंडक्टर्स के बारे में मैंने क्या बताया था, कंडक्टर्स के बारे में मैंने क्या कहा था आपसे। कंडक्टर्स वैसे मटेरियल हैं, कंडक्टर्स के बारे में बताया था कि वैसे मटेरियल्स हैं जो कि चार्जेस को अलाउ करते हैं अपने से पास करने के लिए। रीजन मैंने बताया था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स के एटम्स के कॉरस्पॉन्डिंग, लाइक वो उस एटम से लूजली बॉन्डेड होता है, जिसकी वजह से चार्ज जो है वो कंडक्टर के अंदर इजीली मूव कर सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक का, तो ध्यान रहे बच्चा कि नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक
insulators are those materials which do not allow the charges to move through it. अब कहोगे कि सर ये आप स्टेटमेंट क्यों लिखे हैं? तो बच्चा इसके पीछे रीजन है, इस स्टेटमेंट को लिखने के पीछे रीजन है। इस स्टेटमेंट को लिखने के पीछे रीजन बस यही है बच्चा कि इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक या फिर नॉन कंडक्टर के केस में जो एटम्स होते हैं, उन एटम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का अगर मैं बात करूं तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बच्चा वो करस्पॉन्डिंग एटम्स या न्यूक्लियाई कह लो, उससे बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। तो स्ट्रांगली बॉन्डेड होने की वजह से मैंने कहा कि आप किसी भी इंसुलेटर के केस में चार्जेस को जो है वो इजीली मूव नहीं करा सकते हैं, हालांकि अगर मैं कहूं, अगर मैं ये वर्ड यूज करें तो इस वर्ल्ड में कुछ भी प्योर इंसुलेटर नहीं है। सच्चाई ये है कि इस वर्ल्ड में कुछ भी प्योर इंसुलेटर नहीं है। किसी भी इंसुलेटर को अगर हम चाहें तो एक प्रॉपर मेथड से हम किसी इंसुलेटर को कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो किसी भी इंसुलेटर को कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूं, उसके लिए बस कुछ प्रॉपर टेक्निक्स हमको यूज करना होगा, कुछ अप्लाई करना होगा, उसके बाद कोई भी इंसुलेटर जो है वो कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। माने कंडक्टर का मतलब क्या? जो अपने से चार्ज को कंडक्ट कराए। इंसुलेटर का मतलब क्या? जो ना होने दे। तो कुछ ऐसा कर दे हम इंसुलेटर के साथ जिससे कि चार्ज को वो कंडक्ट करना शुरू कर दे, चार्ज को पास करना शुरू कर दे, तो डेफिनेटली इंसुलेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कंडक्टर में। तो सच्चाई ये है कि प्योर इंसुलेटर टाइप का कुछ होता नहीं है। अगर मैं बात करूं तो अगर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर दिया जाए तो इंसुलेटर जो है वो कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट हां, ये है कि फिलहाल के लिए आप समझ सकते हो कि इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर या डाइलेक्ट्रिक वैसे मटेरियल हैं जो अपने अंदर से चार्ज को पास नहीं होने देते हैं। रीजन बिल्कुल सिंपल है, बिकॉज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम से या न्यूक्लियाई से बहुत ही टाइटली बाउंडेड होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। फटाफट इसको नोट कर लो बच्चा। आगे जाकर के इन चीजों के बारे में लोग बात करेंगे, एक वर्ड यूज करेंगे डाइलेक्ट्रिक, स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, इन चीजों का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा फर्दर का डिस्कशन है, बट मैंने आपके दिमाग में बात डाल दिया है कि कोई भी इंसुलेटर अगर मैं बात करूं तो उसको कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के बाद उस इंसुलेटर को हम कंडक्टर में कन्वर्ट करा सकते हैं और उस इंसुलेटर से भी चार्ज को हम पास करा सकते हैं। नेक्स्ट, चलिए बच्चों, अब यहां ध्यान देना है बच्चों आप लोगों को एक बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे डाइलेक्ट्रिक का अगर हम बात करते हैं, इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक, अब यहां पे प्रॉपरली हम डाइलेक्ट्रिक वर्ड ही यूज करेंगे पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक का बात करें तो बच्चा डाइलेक्ट्रिक दो तरह का होता है, एक तो होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो आपको समझ आए, इसके लिए हम ना नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक से ही शुरू करते हैं या सिंपली डाइलेक्ट्रिक से बोलते हैं। मैंने कहा कि बच्चा अगर हम कोई भी इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक, मान लो दिस, ये हमारे पास एक इंसुलेटर है या डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक है बस। मैंने कहा कि बच्चा अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर किसी एक पर्टिकुलर एटम पे फोकस करें,
किसी एक पर्टिकुलर एटम का बात करें अगर इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर, तो बेसिकली क्या होता है ये आप समझोगे कि ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है, दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। मैंने कहा कि इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इसके अबाउट वो टाइटली बाउंडेड होगा, माने इतना टाइटली बाउंडेड है कि समझ लो कि अप्रोक्सीमेटली ये एक स्फेरिकल रीजन में दिस ऐसा कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। मैंने एक पर्टिकुलर एटम को कंसीडर करा है इस डाइलेक्ट्रिक में और मैंने कहा कि कुछ ऐसा है बच्चा, लाइक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और उसके अबाउट ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एकदम टाइटली बाउंडेड है बच्चा, टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में इस न्यूक्लियस के चारों तरफ अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में, और वो भी एक नियरली एक स्फेरिकल फॉर्म में, कुछ इस तरह से नियरली एक अप्रोक्सीमेशन है हमारा कि लाइक स्फेरिकल फॉर्म में कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो आपका अवेलेबल है, कुछ ऐसा। माने सेंटर का अगर बात करूं तो स्फेरिकल रीजन का जो सेंटर है वो आपका न्यूक्लियस है और इस स्फेरिकल रीजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में कुछ इस तरह से अवेलेबल है। मैं एक पर्टिकुलर एटम के बारे में बात कर रहा हूं बच्चा, इस डाइलेक्ट्रिक, इस इंसुलेटर या इस नॉन कंडक्टर के एक पर्टिकुलर एटम के बारे में मैं बात कर रहा हूं बच्चा। लाइक होता यह है बच्चे, अभी इस केस में है ये कि ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है वो तो खैर जहां है सो है, लाइक इस पूरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा, माने हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन जो है जो कि एक स्फेरिकल क्लाउड में के रूप में लाइक है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, उनका भी जो सेंटर है या जो कह सकते हो कि जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो न्यूक्लियस पे ही है, वो न्यूक्लियस पे ही है। माने आप कह सकते हो कि अभी लाइक ये जो सेंटर ऑफ चार्ज है और जो न्यूक्लियस है वो दोनों का पोजीशन एक ही है। माने इस पूरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो न्यूक्लियस ही है, माने दोनों जो है वो एक जगह पे ही है, एक ही पॉइंट पे है। दिस कुछ इस तरह से ध्यान रहे बच्चा, कुछ इस तरह से। अब देखना एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ये मैंने डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में बताया, डाइलेक्ट्रिक एक पर्टिकुलर एटम के बारे में मैंने बात करा कुछ इस तरह से। दिस ये जो आप देख रहे हो अभी नेगेटिव चार्ज, दिस इज द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, दिस इज द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस दोनों सेम पॉइंट पे बच्चा, दोनों के बीच में किसी तरह का कोई भी सेपरेशन नहीं है, अप्रोक्सीमेटली दोनों सेम जगह पे है। अभी दिस, अब देखना क्या होना है, मिटा रहा हूं बच्चा इसको मैं। अभी होना यह है कि इस इंसुलेटर के सामने दिस कुछ ऐसा, मैंने कहा कि इस इंसुलेटर के सामने मैंने एक पॉइंट चार्ज रख दिया, दिस प्लस क्यू। ये हमारा इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक, और इसके ठीक सामने मैंने एक चार्ज रख दिया, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के रूप में मैंने यहां प्लेस कर दिया बच्चा। अब आप कहोगे सर क्या होगा इससे, क्या हो गया ऐसा कर देने से, तो देखना क्या होगा। अभी हम पूरे डाइलेक्ट्रिक्स को तो फिलहाल भूल जाते हैं, इसके एक पर्टिकुलर एटम के बारे में बात करते हैं जो कि मैंने दिखाया है आपको कि लाइक ये हमारा जो है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ एक स्फेरिकल रीजन में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस तरह से स्प्रेडेड है, दिस कुछ इस तरह से स्प्रेडेड है इलेक्ट्रॉन एक स्फेरिकल रीजन में, और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस दोनों सेम जगह पे था तब जब ये चार्ज नहीं था। जैसे ही हम यहां पे एक पॉइंट चार्ज रखते हैं बेटा प्लस क्यू,
देखना होने वाला क्या है यहां पे। जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज यहां पे, ये तो तब है जब चार्ज नहीं था, जैसे ही हम पॉइंट चार्ज यहां पे रखते हैं प्लस क्यू, ये पॉइंट चार्ज करेगा ये कि जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस को ये रिपेल करेगा, कुछ इस तरह से रिपेल करेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है जो कि स्फेरिकल क्लाउड के रूप में था, उन नेगेटिव चार्ज को खींचेगा। ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव चार्ज लिया है तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होना है, तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा कि खींचेगा, और जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है उसको रिपेल करेगा। उस रिपल्सन के वजह से और इस पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन के वजह से ये जो स्फेरिकल रीजन है ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा। जिस स्फेरिकल रीजन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और डिस्टॉर्ट होकर के ये अपना शेप जो है वो चेंज कर लेगा। कहोगे सर शेप चेंज कर लेगा मतलब क्या? शेप चेंज कर लेने का मतलब ये हुआ बच्चा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ स्लाइटली शिफ्ट करना शुरू कर देगा, और जो शेप है ये स्फेरिकल नहीं रह जाएगा, और उस केस में जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज पहले न्यूक्लियस पे था वो न्यूक्लियस से स्लाइटली शिफ्ट होके कहीं यहां चला आएगा। दिस इज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस का, तो ये न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, कुछ इस तरह से। ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, माने पहले इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई भी सेपरेशन नहीं था जब कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे मैंने चार्ज को रखा इस डाइलेक्ट्रिक के सामने, लाइक इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन था जो कि स्फेरिकल क्लाउड में था वो डिस्टॉर्ट हो गया, और उस डिस्टॉर्शन के वजह से लाइक सेपरेशन डेवलप हो गया न्यूक्लियस और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बीच में। बच्चा इस अरेंजमेंट को, इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल। बहुत लोग नाम सुने होंगे, कम से कम केमिस्ट्री में तो बिल्कुल सुने होंगे, लेकिन वहां पे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे आपने बात करा होगा, वहां पे जो पार्शियल चार्ज जो डेवलप हुआ करता था। मैंने कहा कि बच्चा ये जो अरेंजमेंट अब जो एटम का है, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल, दिस इज व्हाट वी कॉल डाइपोल। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दोनों के बीच में एक स्मॉल सेपरेशन है बच्चा, और इस अरेंजमेंट को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, या नॉर्मली यहां पे हम डाइपोल कह रहे हैं। माने ये हुआ कि जब हम किसी इंसुलेटर के सामने किसी एक्सटर्नल चार्ज को रखते हैं तो बच्चा होता यह है कि उस इंसुलेटर के जो एटम हैं वो डिस्टॉर्ट होकर के डाइपोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सिर्फ एक नहीं, ऐसे बहुत सारे डाइपोल्स जो हैं वो आपके बनने वाले हैं इस लाइक इंसुलेटर के अंदर। कुछ इस तरह से ध्यान दीजिएगा, ऐसा ये भी डाइपोल होगा, ऐसा ये भी डाइपोल होगा, ऐसा ये भी डाइपोल होगा, ये भी डाइपोल होगा, ये भी डाइपोल होगा, और ये भी डाइपोल होगा। इस तरह के बहुत सारे डाइपोल्स जो हैं कुछ इस तरह से लाइक डेवलप होने वाले हैं इस इंसुलेटर के अंदर। अब यहां पे एक नहीं बहुत सारे डाइपोल्स हैं, और सारे के सारे जो डाइपोल हैं उस डाइपोल का जो अलाइनमेंट है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज के रूप में या पॉजिटिव चार्ज के तरफ होगा। ये भी डाइपोल जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अलाइन होगा, ये भी डाइपोल पॉजिटिव चार्ज की तरफ अलाइन होगा, ये भी डाइपोल पॉजिटिव चार्ज की तरफ अलाइन होगा। इन डाइपोल का जो अलाइनमेंट हो रहा है, इन अलाइनमेंट को ही बोलते हैं हम लोग पोलराइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। माने अगर किसी भी डाइलेक्ट्रिक के सामने किसी एक्सटर्नल चार्ज को रख दिया जाए तो उस डाइलेक्ट्रिक के भीतर जो लाइक मैंने कहा कि उस डाइलेक्ट्रिक में जो डाइपोल्स हैं उन डाइपोल्स का अलाइनमेंट शुरू हो जाएगा, और वो भी अलाइनमेंट किधर होगा? अलाइनमेंट उन चार्ज के तरफ होगा जो एक्सटर्नल चार्ज है। इस अलाइनमेंट को, डाइपोल के इन अलाइनमेंट को ही हम बोलते हैं पोलराइजेशन। बोलते हैं पोलराइजेशन। माने आप इसको चाहो तो स्टेटमेंट वाइज लिख भी सकते हो कि द अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स इन अ डाइलेक्ट्रिक in the presence of an external charge is called
पोलराइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। मानिए जो डाइलेक्ट्रिक है बच्चा, ये पोलराइज्ड हो चुका है, ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइज्ड हो चुका है। कहने का मतलब डाइपोल का अलाइनमेंट हो चुका है। माने इस सरफेस के ऊपर आप देख सकते हो, पूरा सरफेस अगर बात करें तो नेगेटिव 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 नेगेटिव, इस पूरे सरफेस पे नेगेटिव चार्ज के रूप में लाइक चार्ज जो है वो इंड्यूस्ड हो रहे हैं, और इस वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज के रूप में चार्ज जो है वो आपका इंड्यूस्ड हो रहे हैं। इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन या फिर पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। कहीं नोट कर लो बच्चा फास्ट। ध्यान रहे बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा अब ये जो डाइलेक्ट्रिक का जो पोलराइजेशन हुआ है, ये डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन ये भी बताता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके साथ मैं अभी जो है शेयर करने जा रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं, चलो ठीक है ये मैंने प्रूव भी कर दिया था, लाइक सेकेंड लेक्चर में ये मैंने शायद प्रूव भी करा था आप लोगों को कि क्यों लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है और क्यों डिसलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो जहां पे लाइक और डिसलाइक चार्जेस हैं वहां तो समझ में आ रहा है आप लोगों को कि आपका रिपल्सन या अट्रैक्शन का हम बात करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि क्या किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट और किसी अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के बीच में, लाइक किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट और किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा या कुछ नहीं होगा? मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूं, किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट और किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन, रिपल्सन या कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू और इसके सामने मैंने एक इंसुलेटर को रख दिया। अब इंसुलेटर के रूप में ये पेन भी हो सकता है, इंसुलेटर के रूप में ये बोर्ड भी हो सकता है, इंसुलेटर के रूप में लाइक वाटर भी हो सकता है, इंसुलेटर के रूप में ग्लास भी हो सकता है। तो कोई भी इंसुलेटर मैंने जो है या कोई भी डाइलेक्ट्रिक जो है मैंने इसके सामने रख दिया। दिस न्यूट्रल बॉडी है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी। मैंने कहा कि मैंने एक न्यूट्रल बॉडी को लाइक इंसुलेटर फॉर्म में ही बात कर लेते हैं, लाइक कुछ इस तरह से इस ऑब्जेक्ट के सामने, इस पॉइंट चार्ज के सामने रख दिया। सवाल है क्या लगता है इस न्यूट्रल बॉडी और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होना है? माने आप दो केस ले लो, एक बार आप न्यूट्रल कंडक्टर मान लो और एक बार आप न्यूट्रल नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर के रूप में बात कर लो। ठीक है, आप न्यूट्रल कंडक्टर मान लो और एक बार न्यूट्रल इंसुलेटर मान लो। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, इसको हम दो केस में बता देते हैं, ज्यादा बेटर समझ आएगा आपको। ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है बच्चा और चलो ये मैंने एक न्यूट्रल कंडक्टर ले लिया, न्यूट्रल कंडक्टर। दूसरा, ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया प्लस क्यू और इसके ठीक सामने कहीं यहां मैंने एक न्यूट्रल इंसुलेटर लिया, कोई एक्सेस चार्ज नहीं, न्यूट्रल इंसुलेटर लिया दिस। अब सवाल क्या है ये सुनना, क्या लगता है क्या होगा? पहले वाले केस में एक न्यूट्रल कंडक्टर लिया, उसके सामने पॉजिटिव चार्ज रख दिया प्लस क्यू। दूसरे वाले केस में एक न्यूट्रल इंसुलेटर लिया, उसके सामने रख दिया चार्ज प्लस क्यू। अब सवाल है क्या होगा सर इसमें, इस केस में क्या होने वाला है? तो ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा, एक तो चार्ज है बट दूसरा न्यूट्रल है, या तो कंडक्टर के रूप में या तो इंसुलेटर के रूप में। ध्यान से मेरी बात सुनना, होगा ये कि इस न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर एग्जैक्टली उतने ही नंबर, उतने ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज होगा जितने अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे ही चार्ज रखेंगे
यहां पे होगा ये कि जो नेगेटिव चार्ज है इसको खींच के, जल्दी बताओगे, जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको खींच के ये पॉजिटिव चार्ज कहीं यहां पहुंचाएगा दिस, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको रिपेल करा करके कहीं यहां पहुंचाएगा, कुछ इस तरह से। एग्जैक्टली जितने अमाउंट का नेगेटिव चार्ज होगा उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज होगा, और इन दोनों को हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज कहेंगे। और जिस प्रोसेस से ये हुआ है इस प्रोसेस को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। माने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा। नेगेटिव चार्ज पहुंचेगा यहां और पॉजिटिव चार्ज पहुंचेगा कहीं यहां, माने चार्जेस के बीच में सेपरेशन हो चुका है। अब ये आपका चार्ज माइनस क्यू डैश और यहां पे चार्ज आया आपका प्लस क्यू डैश। ध्यान देना बच्चों, कहोगे सर अब यहां क्या होगा? बच्चा यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन होगा। यहां होगा ये, क्योंकि न्यूट्रल इंसुलेटर लिया है हमने, यहां पे होगा ये कि इस तरह से डाइपोल जो है, इस तरह से जो डाइपोल हैं वो आपके इंड्यूस्ड होने वाले हैं, बहुत सारे, ढेर सारे, कुछ इस तरह से। लाइक इस केस में भी इस वाले हिस्से पे नेगेटिव चार्ज रहेगा और इस वाले हिस्से पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, बट जो अमाउंट होगा वो दोनों सेम रहेगा, न्यूट्रल इंसुलेटर है इसके वजह से। अब देखना बच्चा ध्यान से क्या होने वाला है। ऑब्वियस है ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, माने ये पॉजिटिव चार्ज इन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इंड्यूस चार्ज को अपने तरफ खींचेगा, दिस लाइक कुछ फोर्स के साथ खींचेगा। इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं F1। ऑब्वियस सी बात है, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींचेगा और इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या? आपका F1। जबकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं F2। सवाल सुनना बच्चा, मेरा बेसिक सा सवाल है ये कि किसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? लाइक अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा या रिपल्सन का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? आप तुरंत बोलोगे कि सर जो स्ट्रेंथ अगर बात करें तो अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बिकॉज माइनस क्यू डैश जो है वो प्लस क्यू के नजदीक है, तो ये ज्यादा स्ट्रांगली इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और प्लस क्यू डैश क्यू से दूर है तो कम अमाउंट से रिपेल करेगा। माने जो F1 है वो F2 के ऊपर डोमिनेंट होगा, माने ओवरऑल ये पॉजिटिव चार्ज इस न्यूट्रल कंडक्टर को अपने तरफ खींच लेगा या खींचेगा। ये पहला केस हो गया बच्चा। दूसरा केस यहां देख सकते हो, एग्जैक्टली यहां भी वही है। इस जगह पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज और प्लस क्यू के बीच में लाइक अट्रैक्शन होगा F1 से, जबकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, इन पॉजिटिव चार्ज और प्लस क्यू के बीच में रिपल्सन होगा विद सम फोर्स से F2 से। तो मैंने कहा यहां भी चूंकि नेगेटिव चार्ज प्लस क्यू के नजदीक है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू से दूर है तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। और रिपल्सन अगर डोमिनेंसी का बात करें तो बच्चा ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को स्ट्रांगली खींचेगा, रेदर देन कि यहां पे जो लाइक रिपल्सन हो रहा है ये रिपल्सन इसके सामने वीक होगा। रीजन सिंपल है, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज इस प्लस क्यू के नजदीक है। माने दोनों ही केसेस में, चाहे न्यूट्रल कंडक्टर हो चाहे न्यूट्रल इंसुलेटर हो, ये जो चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा लाइक वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो ये चीज दिमाग में रख लेना बच्चा। ऑब्जेक्ट चाहे जैसा हो, कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, किसी भी लाइक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट और किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है। अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट ऑलवेज अट्रैक्ट्स ऑन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। इट डजंट मैटर कि वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कंडक्टर है या वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इंसुलेटर है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आपको ये जो है मेथड ऑफ रविंग वाला हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 5 मिनट उसमें कुछ चुके है नहीं, बस ध्यान रखना बच्चा, बस 2 मिनट में ये क्लियर हो जाएगा आपका।
मेनली यही दो मेथड्स था आपका जहां से सवाल आपके जो है रहेंगे। पहला तो आपका कंडक्शन मेथड जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे, टास्क भी दिया था मैंने आपको। दूसरा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में बात करा, इंडक्शन प्रोसेस के बारे में मैंने बात करा, जिसमें हमने इंसुलेटर्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करा। उसके बाद हमने कंडक्टिंग बॉडी में भी इंडक्शन करा करके हमने काम किया। तो मैंने कहा कि ये एक प्रोसेस हुआ हमारा। अब हम लोग फाइनली थोड़ा सा बात कर लेते हैं चार्जिंग बाय रबिंग के बारे में। अब देखना बेटा वो ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे चार्जिंग बाय रबिंग बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि ये सब चीज हम लोग बचपन से करते भी आ रहे हैं कि अगर अपने ड्राई हेयर्स में कॉम्ब करते हैं, अगर अपने ड्राई हेयर्स में कॉम्ब करते हैं और उस कॉम्ब को जब हम स्मॉल पेपर्स पीसेस के पास लेके जाते हैं, तो जो पेपर के जो पीसेस हैं वो उस कॉम्ब से अट्रैक्ट हो जाता है, अब आपको समझ में आएगा कि क्यों अट्रैक्ट होता है। मान लो हमारे पास कोई कॉम्ब है बच्चा, हमारे पास एक कॉम्ब है कुछ ऐसा, हमारे पास एक कॉम्ब है, किसी मटेरियल का कॉम्ब हो सकता है बच्चा ये, और मैंने इसको अपने ड्राई हेयर्स में इसको घुमाया है। ड्राई हेयर्स में घुमाने के बाद किस मटेरियल का कॉम्ब है ये भी मैटर करेगा। मैंने कहा ड्राई हेयर्स में घुमाने के बाद चाहे जो भी हो, दो ही केस हो सकता है, या तो ये कॉम्ब नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और या तो ये कॉम्ब जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो मैंने कहा कि अगर हम ये मान के चलें कि ये कॉम्ब जो है वो नेगेटिवली चार्ज हुआ है, दोनों पॉसिबल है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। मान लो ये जो कॉम्ब है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया कुछ ऐसा ड्राई हेयर्स में घुमाने के बाद। अब जैसे इस कॉम्ब को हम पेपर पीसेस के पास रखते हैं, ये कॉम्ब इन पेपर पीसेस को खींच लेता है, ट्रैक कर लेता है। रीजन अब आपको समझ में आएगा क्यों। बच्चा ये जो पेपर पीसेस हैं वो जनरली डाइलेक्ट्रिक्स हैं। ये जो पेपर पीसेस हैं ये इंसुलेटर हैं, डाइलेक्ट्रिक हैं। होता यह है कि जब हम इस चार्ज ऑब्जेक्ट को, ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट है और ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, जब हम बात करें पेपर पीसेस के बारे में, तो पेपर पीसेस क्या है बच्चा, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, एक इंसुलेटर है और एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा कि जब इन पेपर पीसेस को इन चार्ज ऑब्जेक्ट के पास रखते हैं तो अट्रैक्शन वाजिब है, बिकॉज मैंने प्रूफ कर दिया है कि किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में, किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो इंसुलेटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट और चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा प्रूफ किया मैंने अट्रैक्शन होता है। यही रीजन है कि ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट है और ये जो आपका पेपर पीसेस हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन के पीछे रीजन वही रहा होगा, क्योंकि एक इंसुलेटर है, जब चार्ज ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये जो पेपर पीसेस हैं वो पोलराइज्ड हो जाएंगे और पोलराइज्ड होने के बाद होगा ये कि नेगेटिव चार्ज कहीं यहां, पॉजिटिव चार्ज कहीं यहां, दोनों के बीच में अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। तो बच्चा ये बात हमने करा, बहुत ज्यादा इसके बारे में कुछ है नहीं, बहुत लाइट सेगमेंट है ये। मेनली आप उन दोनों पे फोकस करना, पहला आप कंडक्शन और दूसरा आपका इंडक्शन। वहां बहुत सारे पॉइंट्स हमने लिखवाए हैं या बताए हैं, उन पॉइंट्स को एकदम करीबी से नोट करना, वॉच करना। बाकी अगले लेक्चर में हम लोग एंटर करने वाले हैं बच्चों कूलम्ब्स लॉ के बारे में, और कूलम्ब्स लॉ में बहुत कुछ ऐसा जानेंगे हम लोग जो कि आपके हाइपोथेसिस को ब्रेक कर देगा। बहुत सारे कुछ जो चीजें हैं, नए नए चीजें आप जो है जानेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास जाते रहे। और जैसा कि मैंने बताया कि प्ले स्टोर पे मेरा ऐप भी अवेलेबल है, वहां पे जाकर के जो ऐप है, खास करके वैसे बच्चे जो हमसे एसोसिएटेड हैं वो बच्चे उस ऐप से उस ऐप को प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि लाइव सेशन भी मैं शुरू करने वाला हूं। तो जिन्होंने डाउनलोड नहीं करा है फटाफट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बहुत जल्दी लाइव सेशंस भी शुरू होने वाला है। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।